हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 1 एमकॉम सेमेस्टर 1 पार्ट 1 का आपका सेमेस्टर 1 है। जो सब्जेक्ट आज हमारा है इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, टॉपिक जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑलरेडी अकाउंटिंग वाले बच्चों की बात हो रही है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलरेडी सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया, वो साइड हो गया, उसका सीरीज आपका चालू हो जाएगा। बात करते हैं जब इकोनॉमिक्स का, प्रॉब्लम है कि आपके पास टाइम थोड़ा सा कम बचता है एंड प्रॉब्लम ये आती है कि सर कौन से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन पहले किया जाए एंड काफी बच्चों को सिलेबस की नॉलेज ही नहीं होती है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है, ध्यान से सुन लो, समझ लो। इकोनॉमिक्स का लिमिटेड लेक्चर्स ही प्रोवाइड कराऊंगा एंड उसमें से हैशटैग नंबर 1 ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा एमकॉम सेमेस्टर 1 के नाम से, कौन सा आपका इकोनॉमिक्स के नाम से, जिसमें मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले सिलेबस और पेपर पैटर्न की बहुत अच्छी मींस डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन इसकी रहेगी, उसके बाद जो हमारा हैशटैग नंबर 2 आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि ये जो बहुत बड़ा टेंशन लेके आप घूमते हो एंड ऑलरेडी हर सेमेस्टर में होता, मींस अगर आप डिग्री से ग्रेजुएशन लेवल से आप देखते हो तब से इकोनॉमिक्स से एक टेंशन बना हुआ रहता है। इसका रीजन ये बनता है कि आप अगर इसका सिलेबस थोड़ा सा देखते हो, टोटल चैप्टर आपको दिख रहा होगा कितना है और हर एक चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिखते हैं, मींस नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखते हो बहुत ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है इस पर्टिकुलर सिलेबस में कि भाई कितने प्रिपरेशन करूं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूं, क्या सिलेबस करूं, कौन से टॉपिक पिक करूं, कौन से टॉपिक ऑप्शन में रखूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसके लिए सजेशन है पहले आप थोड़ा सा सिलेबस ध्यान में देखेंगे, उसके बाद पेपर पैटर्न की इंफॉर्मेशन हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा हैशटैग 2। बट उसके लिए थोड़ा सा सिलेबस की नॉलेज यहाँ पे होना बहुत जरूरी है कि हमारे सिलेबस में एग्जैक्ट है क्या इकोनॉमिक्स का और क्या क्या चीजें हमने पहले से पढ़ी है। देखो इसमें से कुछ तो ऐसे टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी, मतलब मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से लेके एक कुछ चैप्टर नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूं, शायद ही 1 से 2 टॉपिक ऐसे होंगे, 1 से 2 चैप्टर ऐसे होंगे जो हम लोगों ने नहीं सुना है या जिसके बारे में नहीं पढ़ा है। सबसे एक तो एडवांटेज आपका ये बन जाता है भाई ऐसे टॉपिक्स आपके हैं मोस्ट ऑफ 90-95% सिलेबस जिसके बारे में आपने सुना है, बट होता क्या है थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है। एडवांस लेवल की अगर जैसे मैं बात करूं, डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा था 12th क्लास में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ा, ग्रेजुएशन में मींस एफवाई बीकॉम में आपने थोड़ा सा पढ़ा, बैफ वाले बच्चों ने बैफ में पढ़ा, बीएमएस वालों ने बीएमएस में पढ़ लिया। यहाँ पे थोड़ी सी लेवल ऑफ, मतलब लेवल ऑफ नहीं, मैं सिंपल सा बोलूंगा, वहां पे आपने 4 क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पढ़ लोगे, बस यही मतलब डिफरेंट है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आप देखोगे। सिलेबस की बात करते हैं तो सीधा सिलेबस आपको बताऊं, पहला जो टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबसे पहला चैप्टर है। सेकंड हमारा मार्केट फेलियर, जिसके बारे में शायद हम लोग ने नहीं देखा है कहीं पे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में नहीं देखा। डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस तो ऑलरेडी 12th क्लास से देखते आ रहे हो आप, ग्रेजुएशन में भी देखा आपने, 12th क्लास में भी देखा आपने। एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको है, बाकी काफी कुछ चीजें आप यहाँ पे भी टॉपिक में सीखोगे, क्योंकि आपने क्या सीखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक देखा था, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखा था एंड मेथड आपने देखा था, पर यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल कॉन्सेप्ट इसमें देखने आपको टॉपिक में मिलेगा। नेक्स्ट हमारे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, नया टॉपिक आपके लिए है। प्रोडक्शन फंक्शन फर्स्ट ईयर बीकॉम वाले भी सुने हैं, बैफ बीएफएम सबका टॉपिक सेम था, ये टॉपिक आपने वहां पे देखा है, सुना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रिटर्न टू स्केल एंड स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी टॉपिक एफवाई बीकॉम में है, बैफ को भी है, बीएफएम को भी है। ठीक है, तो ऐसे मैं काफी टॉपिक्स आपको बता दूं जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं में ग्रेजुएशन लेवल में ये सब टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक्स पूरे पढ़े हुए लग रहे हैं, कुछ टॉपिक इसमें का पढ़ा हुआ लग रहा है। कॉस्ट एनालिसिस ऑलरेडी था, ऑलरेडी कॉस्ट एनालिसिस तो बहुत डिटेल में है, आपके सेमेस्टर 1 में काफी डिटेल है, चाहे आप बीकॉम के हो बच्चे, बैफ के हो, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस, सबका मैं बता रहा हूँ, सबने कॉस्ट एनालिसिस ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा है। मार्केट स्ट्रक्चर तो 12th से पढ़ते आ रहे हो आप कि भाई टाइप क्या होते हैं, बस वहां पे क्या था, आपने वहां पे थोड़ा सा पढ़ा था कि
टाइप्स, उसके फीचर्स पढ़े, 12th क्लास में खत्म हो जाता है। ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग ने आए तो आगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन वाली भी कहानी सी देखी थी थोड़ा सा, हर एक कंपटीशन में किस टाइप की डिमांड कर्व हमारी बनती है। तो यहाँ पे भी सेम है, ये मार्केट में मैं बोलूंगा आप शायद से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में 12th लेवल में आपने किया था वही सेम आपको यहाँ पे भी दिखने वाला है। मोनोपोली मार्केट, नेक्स्ट हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट के बारे में, मतलब चारों मार्केट पढ़ लोगे आप लोग। नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये टॉपिक कहां पढ़ा था सर? मोनोपोली के अंदर एक फीचर्स था हमारा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक टॉपिक था, बट यहाँ पे एक चैप्टर बन के आ गया है, मतलब जिसके बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अपने को। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये टॉपिक एकदम न्यू है, एंड गेम थ्योरी ये आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, मतलब ये नए टॉपिक है, ठीक है। तो चैप्टर की थोड़ी सी नॉलेज हो गई सर। टोटल 14 चैप्टर्स हैं हम लोग को, 14 चैप्टर कंप्लीट करना है। 14 चैप्टर में से प्रॉब्लम है, अगर सिंपल वे में आपको मैं ये बोलूं कि भाई एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, सिंपल एकदम बहुत कॉन्सेप्ट आप समझो, टोटल क्या बोल रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम आपका कि हर एक टॉपिक में 5 क्वेश्चन बनेगा, एक एवरेज लेके बता रहा हूं मैं, एक एवरेज आपको बता रहा हूं कि 5 क्वेश्चन तो है मिनिमम। तो अगर मैं एक सिंपल वे में पकड़ू भाई 14 चैप्टर है, मिनिमम बता रहा हूं, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप खुद से देख लेना, आपके टेक्स्टों को फॉलो कर रहे हो तो देख लेना प्रॉपर। अगर मैं 14 मतलब चैप्टर्स पे पकड़ रहा हूं तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितना क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चन, ठीक है। आप खुद से देखो प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी। और एवरेज पकड़ो, काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी है, ऐसे भी टॉपिक है। आप लोग अपना जो भी बुक्स प्रीफर करो, जो भी पब्लिकेशन या फिर यूनिवर्सिटी का बुक है, यूनिवर्सिटी के बुक से आप प्रीफर करो। मिनिमम क्वेश्चन मतलब एक एवरेज में लियो 5 क्वेश्चन से भाई, तो मल्टीप्लाई किया 70 क्वेश्चन। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 महीने 3 महीने 1.5 महीने के टाइम पे, 2.5 महीने के टाइम पे, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? कोई बच्चा जैसे कॉमर्स वाले, मुझे पता है कोई एग्जाम टाइम आता है उससे कुछ दिन पहले क्या करते हैं, सिलेबस देखना चालू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना चालू करते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर 15 दिन में, 20 दिन, 1 महीने में कैसे तैयारी करूंगा? 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे पॉसिबल है? उसके लिए हमारी न्यू वीडियो आएगी, हैशटैग नंबर 2 जरूर देखना भाई। 70 क्वेश्चन से उसको कितना मिनिमाइज मैं कर सकता हूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा भाई। ये 70 क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म, आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वही करके जाओ, आपका टेंशन हो जाएगा खत्म हैशटैग नंबर 2 में। बट उसके लिए थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी समझ लो तो ज्यादा बेस्ट है। पेपर पैटर्न क्या है सर? हमारे पहले बात करेंगे, टोटल 60 मार्क्स का है। जो बच्चों को डाउट है, प्रीवियस अभी तक का जो ईयर था आपका, उसमें 100 मार्क्स का आता है। डिस्टेंस वाले बच्चों याद रख लो, आप लोगों का सिलेबस इस बार से चेंज कर दिया गया है, पेपर पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। आपका 60-40 का पैटर्न है, मतलब रेगुलर बच्चे जैसे हमारे होते हैं ना, वैसे ही पेपर पैटर्न सेटअप कर दिया गया कि भाई वो 60, अब आपका 100 वाला काम खत्म हो गया, 60 के पैटर्न में लेके आ गए, और सेम पेपर पैटर्न रखा गया है जैसा उन लोग का है। क्या पेपर पैटर्न है सर? मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी किया और ए बी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसका रीजन आप समझो क्यों बड़ी प्रॉब्लम बना रही है, क्योंकि देखो इधर 15 मार्क्स का है, बिल्कुल है सर। अब कॉमन सी बात है, ए हमारा 8 मार्क्स का होगा, क्लियर, एंड बी हमारा 7 मार्क्स का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 8-7 का पैटर्न जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, इसलिए बढ़ जाते हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि इन्होंने ये बीच में और लगा दिया है। अगर हम लोग को हो सकता है और ना लगा के ए बी सी डी करते और बोलते भाई एनी 2 सेलेक्ट कर दो, तब तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाता। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमको हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होगा भी कि पता चला इसमें से ये ए आ रहा है और इसमें से ये वाला भी आ रहा है। तो ऐसा आपको भी पता है, ग्रेजुएशन लेवल में कर चुके हो, इतनी नॉलेज अब तक आपको होगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने यहां से ए किया है, सेलेक्ट किया, तो इसमें से बी लिखना पड़ेगा इसका, ये भी नहीं कर सकते। अदरवाइज ये ए किया तो ये वाला ये नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर तो एक का ही काउंट होगा। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेके आ जाते हैं, ये इसका रीजन है ये कि भाई यहां से पता चला मुझे ए आ रहा है, इसका बी नहीं पता, इसका मुझे बी आ रहा है, ए नहीं पता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट ना, थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। इसका रीजन ये है, पता चला मैंने कम क्वेश्चन के चक्कर में आपका इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करवा दिया तो दिक्कत है। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई
केटी का टेंशन क्लियर करना नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई 60 में से ज्यादा आप लोग स्कोर कर पाओ, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आपको दिखेंगे और सब में वही सेम पैटर्न चलेगा। ए बी, या तो आप ये वाले ए बी कर लो या तो आप ये वाले ए बी कर लो। ध्यान से सुन लो, समझ लो, ऐसा कोई बच्चा अगर करता है तो उसका नंबर एक्स्ट्रा में काउंट हो जाएगा, मींस नंबर नहीं मिलने वाले, एक ही जगह नंबर काउंट होगा, या तो आप यहां से नंबर लोगे या तो इस तरफ वाले, मतलब ये दो में से या फिर ये दो में से। तो सजेशन है मेरा, इकोनॉमिक्स या फिर अदर कोई भी टॉपिक है, ऑप्शनल आप मत जाओ, सिंपल सा देखो आप ए बी कौन सा बेस्ट लिख पाते हो, कौन सा अच्छा लिख पाओगे वो फॉलो करो, वही क्वेश्चंस आपको प्रेफर करना है। अदर एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि यहाँ से ए कर लिया वहां से बी कर लिया और टीचर को थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर दिया। तो भाई प्रोफेसर लोग हैं, कभी कभार इन केस ऐसा हो जाता है कि हो गए, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्वेश्चन प्रॉपर वो लोग खुद से पढ़ते हैं क्या है। एंड सेम यहाँ पे भी है ए बी 15 मार्क्स। लास्ट देख लो, ये थोड़ा सा समझ लो, जो बच्चे और केटी लगने का ये सबसे बड़ा रीजन है ये कि अदर जो आपके सब्जेक्ट थे, मीन्स अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी हो, देख लेना, वहां पे 15 का तो सीधा ऑब्जेक्टिव था क्लियर। तो 15 में से क्या रहते, जो बच्चे पढ़े भी नहीं तो आगे पीछे इधर उधर कहीं ना कहीं से 10 मार्क्स तक तो पहुंच जाते हैं, भाई 10 मार्क्स तो मिलता ही है। बट यहां प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन नंबर 4 में ना, ए वाला जो पार्ट है आपको एमसीक्यू आएगा, अदरवाइज ट्रू एंड फॉल्स। ध्यान से सुन लो, समझ लो, या तो ट्रू एंड फॉल्स या तो एमसीक्यू, दोनों में से कंपलसरी एक आएगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं तो पता चला एमसीक्यू पढ़ के ट्रू फॉल्स नहीं पढ़े और आपके पेपर में ट्रू फॉल्स आ गया, दो में से एक आएगा, ऐसा पेपर सेटअप करते हैं लोग और ये कंपलसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मीनिंग। अब आपको यहां ऑप्शन भी नहीं है भाई, 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे आपको और 7 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे कितने आएंगे ध्यान रखना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 4 क्वेश्चन मिलेगा ना, चारों लिखना, मतलब ऑप्शन भी नहीं है भाई, 4 का दिया रहेगा, चारों का मीनिंग लिख दो, चारों को एक्सप्लेन कर दो, चारों का डिफाइन लिख दो, कुछ भी करो, और 8 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। क्लियर है? हाँ सर, मतलब ऑप्शन वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा है। और अगर इसका ऑप्शन सेलेक्ट करो भाई शॉर्ट नोट्स, तो मेरा सजेशन है शॉर्ट नोट्स ना करो आप, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5, कितने चैप्टर है भाई, 14 चैप्टर से कहां से पिक करेंगे, कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ सेंस नहीं है। पता चला 1 आ रहे 2 आ रहे, बस तीसरा तो सीधा गायब। तो मेरा सजेशन सबसे बेस्ट ये पिक कर लो, क्योंकि मीनिंग डिफाइन एक्सप्लेन में कहीं ना कहीं आपने वो चीजें सुनी है या फिर थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो 1 मार्क्स तो मिलता ही मिलता है, अगर मैं इसकी बात करूं। बट यहाँ पे ये चीज नहीं भाई, शॉर्ट नोट्स लिखना है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी नंबर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझो ना, टोटल अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं भाई 4 4 4 कितने हो गए सर, 4 4 4 काउंट कर लो सर, 12 क्वेश्चन के लिए अगर मैं इसको हटा देता हूं, 12 क्वेश्चन जो कि 45 मार्क्स के हैं। और चैप्टर देखो ना थोड़ा कितना पढ़ना पड़ेगा सर, 14 चैप्टर पढ़ेंगे आएगा 12 क्वेश्चन, 14 चैप्टर पढ़ेंगे आएगा उसमें से 12 क्वेश्चन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही रीजन है जिसकी वजह से केटी लगती है। इकोनॉमिक्स में मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चों को केटी लगती है एंड बहुत सारे बच्चे फिर कोचिंग के लिए बोलते हैं सर। तो मेरा सजेशन है भाई, आपने थोड़ा सा सिलेबस समझा, पेपर पैटर्न समझा, अब इसके बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी हैशटैग नंबर 2 आपके लिए लेके आएंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना है, वो वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है अगर आपके पास टाइम कम है, और वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और जिस तरीके से आपको बताया जाएगा वही मेथड फॉलो करना है आपको भाई, बेस्ट स्कोर करना है, केटी का टेंशन दूर करना है। तो चलिए, ये वीडियो में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर आपको रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट ऐड करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने ज्यादा शेयर होंगे तो पॉसिबल हो पाएगा। तो जरूर इकोनॉमिक्स की आप सबकी सीरीज चालू की जाएगी, एटलीस्ट पूरा नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब उसके कंप्लीट लेक्चर्स एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। क्लियर? ताकि आपका अगर टाइम भी कम बच रहा है ना तो भी आप अच्छे तरीके से उसको स्कोर कर पाओ या फिर केटी वाला टेंशन एटलीस्ट आपका दूर रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।